नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएम कक्षा। मैं हूं गजेंद्र कुमार। रात के 8 बजे हैं, वक्त हो चला है हमारी बायोलॉजी की प्रीमियर क्लास का। दोस्तों, हमारा जो एम है नीट 2022, उसके लिए हिंदी मीडियम के लिए जो बायोलॉजी हमारे को पीनी है, निचोड़ करके पीनी है विथ एनसीईआरटी विथ क्वेश्चंस। हमारे को जो एम लिया है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा करना है। उसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं अगला वीडियो। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी, किस चीज के बारे में हमने बताया था आपको पता है। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस टीएस के बारे में बताया था अपन ने। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके टीएस के बारे में बात की थी। और आज हमारी जो क्लास है उस क्लास में हम बात करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। मेल एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब है दोस्तों नर की सहायक जनन ग्रंथियां। मेल एसेसरी ग्लैंड मतलब जनन के लिए जो नर में सहायक ग्रंथियां होती है उनको कहा गया मेल एसेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी होती है? अपने मेल में 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती है दोस्तों। एक होती है शुक्राशय, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेमिनल वेसाइकल। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हिंदी में भी प्रोस्टेट कहा जाता है, अंग्रेजी में भी प्रोस्टेट कहा जाता है। और तीसरी होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्रंथि भी इसका नाम है। तो दोस्तों, इन तीनों में कुछ चीजें हैं जो एक तरीके से कंपैरेटिव अगर स्टडी करें तो मैंने उसको बेटर समझा, इसलिए मैंने आपके पीछे की तरह अपने बोर्ड पे तीनों चीजों को कंपैरेटिवली लिख लिया है कि कौन सी चीज किसमें कहां पाई जाती है, कौन सी किसमें कहां पाई जाती है। क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है, साथ साथ लिखते हैं तो मैंने एक बार पहले ही लिख करके आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार किया है कि किस तरीके से कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, वो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या पाया जाता है, उनकी संरचना कैसी होती है, किस आकार की होती है, उनका स्राव क्या होता है, स्राव के घटक क्या होते हैं, वो सब चीजें हमारे को इसमें देखनी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम तो हमने यहां पर लिखी है नर की सहायक ग्रंथियां। यहां पर आप बीच में जनन ग्रंथि भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नर की सहायक जनन ग्रंथि। अरे यार, जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड ग्रंथियों की तो बात करेंगे ना। तो ये नर की सहायक जनन ग्रंथियां है। कौन कौन सी है? पहली कौन सी है? शुक्राशय। पहली कौन सी है? शुक्राशय। दूसरी है प्रोस्टेट। तीसरी है काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो मानव नर में 3 प्रकार की मेल एसेसरी ग्लैंड नर सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों। पहली कौन सी है? शुक्राशय। दूसरी कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी कौन सी है? काउपर ग्रंथि। अब आगे देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि ये एक जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब कुल कितनी होती है संख्या में? ये 2 होती है। और ये एकल होती है, तो एकल का मतलब ये संख्या में कितनी होती है? एक ही होती है। मतलब एक ही ग्रंथि है, वो आपस में दोनों तरफ फैली रहती है, सिंगाड़ी की आकृति बना करके रखती है, नर मूत्र मार्ग जो होता है उसके दोनों तरफ। ठीक है। उसके बाद में मैं अगर बात करूं काउपर ग्रंथि की, तो जो काउपर ग्रंथि वो एक जोड़ी है। एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2। हो सकता है सवाल पूछे आपको संख्या देके कि एक किस में होती है और 2 किस में होती है। हो सकता है ऐसे भी दे दे, एक जोड़ी या डबल, एकल और एक जोड़ी। समझ में आ रही है ना बात? इतनी कोई टफ बात है नहीं इसके अंदर। ये कुछ चीजें याद करने वाली, आपका नॉलेज इंक्रीमेंट करने की चीजें, वो सब चीजें मैंने यहां पर इंक्लूड की है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि स्थान, यानी स्थान का मतलब जहां पर ये पाई जाती है उनका स्थान क्या है। दोस्तों, जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय आपको पता है नलिकाकार और कुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है दोस्त? नलिकाकार और कुंडलित संरचना होती है। और स्थित कहां होती है? जो आपका मूत्राशय है उस मूत्राशय के नीचे। मूत्राशय के नीचे का मतलब मूत्राशय के नीचे की तरफ, यानी पीछे की साइड में स्थित रहती है। वो चीज मैंने फर्स्ट जो सेकंड क्लास थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां पर भी बताई थी मेरे लाल। मैंने वो चीज बताई थी कि देखो शुक्राशय कहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो क्या लोकेशन क्या है इसकी? मूत्राशय के नीचे। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो कहां पर पाई जाती है? वो कहां पर पाई जाती है बेटा? मूत्राशय के बिल्कुल नीचे की तरफ पाई जाती है, जस्ट बिलो साइड में। और यहां पर ये नीचे ना लिख करके आप अगर पीछे की तरफ लिखोगे तो बेटर रहेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं मूत्राशय के पीछे की साइड में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बेटा? मूत्राशय के पीछे की साइड में पाई जाती है। कौन पाई जाती है मूत्राशय के पीछे में?
शुक्राशय जो पाई जाती है नलिकाकार और कुंडलित संरचना होती है बिल्कुल ऐसे, इस तरीके की संरचना होती है। ये किसकी संरचना होती है? शुक्राशय, या इंग्लिश में बोला जाता है सेमिनल वेसाइकल। तो कहां पर पाई जाती है? मूत्राशय के जस्ट पीछे पाई जाती है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसकी स्थिति क्या है? ये क्या चीज है? ये स्थिति है, स्थान यानी लोकेशन कहां पर है? तो कहां पर पाई जाती है? मूत्राशय के बिल्कुल नीचे, जो मूत्राशय है उसके जस्ट बिलो साइड में कौन पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है बेटा। दूसरी अगर मैं बात करूं आगे काउपर ग्रंथि की, तो काउपर ग्रंथि कहां पाई जाती है? काउपर ग्रंथि में मैंने लिख रखा है शिश्न के अधर भाग में पाई जाती है, शिश्न के आधार भाग में। किसमें? आधार भाग का मतलब बेस ऑफ पेनिस, मतलब जहां से आपका पेनिस शुरुआत होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन से बाहर निकलता है, वहां पर यह पाई जाती है। तो बिल्कुल पेनिस के बेस में पाई जाती है, शिश्न के आधार में पाई जाती है, मतलब इससे थोड़ा इससे नीचे होगी। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है कौन? काउपर ग्रंथि। ठीक है, अब उसके बाद में हम आकृति की बात करते हैं कि किस आकृति की होती है ये। तो शुक्राशय की जो ग्रंथि है वो कुंडलित होती है और नलिकाकार होती है। ये चीज मैंने आपको बताई दी है, कुंडलित और नलिकाकार होती है। दूसरी, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति कैसी होती है? सिंगाड़ी नुमा होती है बेटा। कैसी होती है? सिंगाड़ा जो होता है ना, सिंगाड़ा, उस सिंगाड़े की आकृति की कौन होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो कि मेल के दो रिप्रोडक्टिव, जो बाह्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का, जो पेनिस है, उस पेनिस यानी यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग जो है उसके दोनों तरफ पाई जाती है, फैली रहती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसकी स्थिति की, सॉरी, इसकी आकृति कैसी होती है? किसकी? काउपर ग्रंथि की आकृति जो होती है वो कैसी होती है बेटा? वो मटर की नुमा होती है, मटर शेप, मटर नुमा या पी शेप उसकी आकृति होती है। अब बात करते हैं स्राव की। तो दोस्तों सेमिनल फ्लूइड का जो, सेमिनल वेसाइकल का जो स्राव होगा, अरे यार उसको सेमिनल फ्लूइड ही तो कहेंगे, नाम से पता चल रहा है सेमिनल फ्लूइड का मतलब सेमिनल वेसाइकल का ही होगा। शुक्राशय द्रव शुक्राशय ही तो निकल, शुक्राशय से ही तो निकलेगा। अरे यार मेरे लाल, प्रोस्टेट ग्रंथि से थोड़ी शुक्राशय द्रव निकल सकता है। शुक्राशय द्रव तो नाम से पता चल रहा है अपने को किससे निकलेगा? शुक्राशय, शुक्राशय से ही निकलेगा। सेमिनल फ्लूइड किसको कहा जाता है? शुक्राशय से निकलने वाला जो स्राव होता है उसको सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। और प्रोस्टेट से निकलने वाला जो स्राव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। और काउपर से निकलने वाला जो स्राव होता है उसको कहा जाता है बेटा क्या? काउपर फ्लूइड। अब बात यह है कि सीमन जो होता है उस सीमन में क्या क्या होता है बेटा? सीमन में स्पर्म तो होते ही होते हैं, स्पर्म के अलावा और क्या होता है पता है किसी को? आगे बताऊंगा मैं। स्पर्म के अलावा ये द्रव होते हैं, स्पर्म भागते तो नहीं दिखते सीमन में, तो सीमन के अंदर या वीर्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और काउपर फ्लूइड। और इन तीनों को मिलाकर के बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा को किसको बोला जाता है? सेमाइनल प्लाज्मा में सेमाइनल फ्लूइड भी आता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी आता है और काउपर फ्लूइड भी आता है। इन तीनों द्रवों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। क्वेश्चन आया था एक बार कि सेमाइनल प्लाज्मा क्या है और आपने सेमाइनल फ्लूइड करके क्वेश्चन गलत किया था। अब देखो, जो सेमाइनल फ्लूइड है, शुक्राशय द्रव जो होता है वो वीर्य का 60% भाग बनाता है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है। कितना? वीर्य का 60% भाग तो कौन बना लेता है? अरे कौन बना लेता है? सेमाइनल फ्लूइड, यानी वीर्य के अंदर जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसका 60% भाग कौन बनाता है? वीर्य का 60% भाग बना लेता है सेमाइनल फ्लूइड। 30% भाग कौन बनाता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। और 10% भाग बनाता है कौन? 10% भाग बनाता है काउपर फ्लूइड। उसके बाद में इसका स्राव कैसा होता है बेटा? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय, स्लाइटली बेसिक होता है। हल्का क्षारीय का मतलब इसका पीएच कितना होगा? पीएच इसका होता है 7.4 से 7.5। इसका पीएच सेमाइनल फ्लूइड या शुक्राशय द्रव का पीएच कितना होता है? 7.4 से 7.5 होता है। इसलिए ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसका जो पीएच होता है वो थोड़ा सा 7 से कम होता है, 6.5 होता है पीएच, जिसकी वजह से ये कैसा होता है? हल्का अम्लीय होगा। अरे यार
7 से नीचे आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती है, 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। तो 7.4 मतलब 7.4 7.5 है, तो थोड़ी सी सांद्रता बढ़ी है किसकी, क्षारीयता की, इसलिए क्या बोल दिया हमने, हल्का क्षारीय। इधर 7 से थोड़ा सा कम आया है तो इसका मतलब उसको बोल दिया हमने हल्का अम्लीय। अरे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बेटा बने रहो मेरे साथ, मैं पूरा सिलेबस आपको करवाने वाला हूं, बस आप साथ बने रहो, मेरा साथ दो आप, ठीक है? बिल्कुल पूरा तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से इस तरीके से कोर्स कराएंगे कि बायोलॉजी में 90 में से कोई एक आध क्वेश्चन की कह नहीं सकता और सारे क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं आएंगे, ये दावा कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैंने भी एग्जाम दिए, कई बार दिए हैं, समझ में आ रही बात? हल्का अम्लीय होता है 6.5 और इसका जो पीएच होता है वो, इसका जो क्षारीय होता है, इसका जो स्राव होता है ना, वो कैसा होता है, पूरा ही क्षारीय होता है, इसमें उच्च क्षारीय होता है, बढ़िया तरीके से, मतलब क्षारीय सांद्रता इसकी ज्यादा रहती है, तो ये क्षारीय होता है। और साथ में कैसा होता है, श्लेष्मीय या म्यूसिलिजिनस, श्लेष्मा भी होती है उसमें। और दोस्तों जो ये क्षारीय पीएच होता है, ये क्षारीय पीएच ही क्या करता है, जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता होती है, मूत्र मार्ग के अंदर यूरिन के कारण, यूरिन आपको पता है मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होता है, और मूत्र की वजह से मूत्र मार्ग कैसा बन जाता है, अम्लीय पथ बन जाता है। क्यों? क्योंकि जनन और मूत्र मार्ग दोनों एक ही कॉमन पथ है, जनन के लिए और मूत्र के लिए मानव के मेल में एक ही पथ होता है, कॉमन पथ होता है, जिसको कहा जाता है यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। उसी मार्ग से होकर के कौन गुजरता है, मूत्र। उसी मार्ग से होकर के कौन गुजरता है, वीर्य। तो जिस मार्ग से होकर के जब मूत्र गुजरा था तो उसकी जो दीवारें थी, उस दीवारों पर अम्लीयता ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो उस अम्लीयता की वजह से हमारे शुक्राणुओं को विनाश हो सकता है दोस्त, हमारे शुक्राणु को विनाश होने नहीं देंगे हम। अरे यार वहां पर बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है, तो विनाश नहीं होने देंगे, इसलिए प्रकृति ने हमारे को कॉपर फ्लूइड दिया और उसको क्षारीय फ्लूइड दिया, जो क्या करेगा, मूत्र मार्ग की अम्लीय पीएच को उदासीन बना देगा। बेटा मूत्र मार्ग की अम्लीय पीएच कहां से आई, मूत्र के द्वारा जो अम्लीय पीएच दीवारों पर बनी थी उसको उदासीन कौन बनाएगा, क्षारीय द्रव जो कॉपर ग्रंथि का होता है। और साथ में ये मूत्र मार्ग को स्नेहकता भी प्रदान करता है। आप सेक्सुअल एक्टिविटी जब करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो इजैकुलेशन होता है, स्खलन होता है, स्खलन से जस्ट पहले या थोड़ी देर पहले क्या होता है, ये बिल्कुल कलरलेस पानी के जैसा एक स्रावित करता है, एक द्रव स्रावित करता है। उस द्रव में क्या होता है, वो क्षारीय द्रव होता है जो मूत्र मार्ग की पीएच को कम करेगा। पीएच को कम करने का मतलब जो एसिडिक पीएच है उसको ऊपर ले जाएगा, बेसिक पीएच में ले जाएगा, उदासीन करेगा उसको। और साथ में इसका स्राव क्या करता है, मूत्र मार्ग को स्नेहकता भी प्रदान करता है। स्नेहकता का मतलब लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करवाता है। लुब्रिकेशन को मतलब समझ सकते हो, स्नेहकता का मतलब चिकनापन है, चिकनापन प्रदान करता है कौन, कॉपर या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड वाला जो फ्लूइड है वो। अब मैं इसके घटक की बात करता हूं, जो शुक्राशय का जो घटक है, शुक्राशय के घटक में क्या क्या होता है बेटा, शुक्राशय के घटक में एक तो होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज। और आपको पता है यार फ्रक्टोज ग्लूकोज के जैसा ही तो होता है। तो यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपी बनाते हैं, अरे तो उन एटीपी को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए भाई। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऊर्जा बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना। जैसे कि हम भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और लास्ट में जाकर के ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, क्रेब्स चक्कर में जाता है और फिर ईटीएस में जाकर के एटीपी बनता है। तो उसी बेस पे इसको भी तो कोई सोर्स चाहिए होगा। तो इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है दोस्त ये फ्रक्टोज ही होता है। तो इस फ्रक्टोज से शुक्राणुओं को ये क्या करता है, ऊर्जा देता है। किस तरीके से देता है, फ्रक्टोज टूटेगा और एटीपी बनाएगा, तो एटीपी तो शुक्राणु को ऊर्जा प्रोवाइड करवाएगा, तो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है कौन, फ्रक्टोज। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, आपको लगता होगा कि आपने कभी सुना होगा कि रेप का टेस्ट कैसे करते हैं। किसी को पता है रेप का टेस्ट कैसे करते हैं? अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। जो रेप हो जाता है किसी भी लड़की का, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग इस तरीके से की जाती है कि उसके जेनाइटल एरिया में, मतलब फीमेल का जो जेनाइटल एरिया है उसमें
किसको? फ्रक्टोज को डिटेक्ट किया जाता है। फ्रक्टोज को डिटेक्ट किया जाता है क्योंकि फ्रक्टोज सिर्फ कहां मिलता है? सीमन में ही मिलता है। सिर्फ फ्रक्टोज कहां मिलता है? सीमन में ही मिलता है। इसलिए अगर उसके जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज डिटेक्ट होता है, फ्रक्टोज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब उस लड़की का रेप हुआ है, रेप की टेस्टिंग पॉजिटिव आती है। और अगर वहां पर ये फ्रक्टोज डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो ये मानते हैं उसका रेप नहीं हुआ है। तो फ्रक्टोज से ही रेप का टेस्ट किया जाता है। ध्यान से देखो बेटा, फ्रक्टोज रेप टेस्ट में इसी को डिटेक्ट करते हैं। अगर मादा जनन पथ में फ्रक्टोज पाया जाता है तो उसको मानते हैं कि इस लड़की का रेप हुआ है। उसके बाद में जो घटक आता है वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन बेटा जो मेल के अंदर वीर्य जब बनता है तो उस वीर्य को स्कंदित करके रखते हैं। वीर्य को स्कंदित करके रखा जाता है और उसका स्कंदन करने का काम कौन करता है? यहां पर फाइब्रिनोजन करता है। क्या करता है? वीर्य को स्कंदित करता है। उसके बाद में जो तीसरा घटक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं बेटा? स्पर्म की मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। स्पर्म की मोबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अरे क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। स्पर्म की मोबिलिटी या स्पर्म की जो गतिशीलता है उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और मादा जनन पथ में उपस्थित जो चिकनी पेशियां है, मादा जनन पथ की जो चिकनी पेशियां होती है, उन चिकनी पेशियों में भी संकुचन बढ़ाता है। कौन? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये कहां पाया जाता है? ये सीमन में ही पाया जाता है। तो हमारा जब सीमन मादा के जनन तंत्र में जाता है तो वहां पर उस मादा जनन पत्र की जो चिकनी पेशियां है उनमें संकुचन बढ़ाता है। हमारा सीमन संकुचन बढ़ाता है ताकि कर्मानुकुंचन गति बढ़ सके। और कर्मानुकुंचन गति जब बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों? कर्मानुकुंचन गति बढ़ेगी तो स्पर्म ज्यादा भागेगा, स्पर्म तेज गति से आगे जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के घटक के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि में बेटा कैल्शियम पाया जाता है। कई बार सवाल आ जाता है कैल्शियम किसका घटक होता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि का घटक होता है। उसके बाद में उसमें फॉस्फेट आयन पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है और ये दोनों मिलकर के एटीपी निर्माण में सहायक होते हैं, फॉस्फेट आयन, सिट्रिक एसिड। और जो हमने स्पर्म को यहाँ पर फाइब्रिनोजन की सहायता से इस वीर्य को या सीमन को स्कंदित किया था, अब जब उसको स्कंदन से बाहर निकालना पड़ेगा, भाई फीमेल ट्रैक्ट में जाने के बाद में तो उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, वरना तो फिर वो स्कंदन हो जाएगा। तो स्कंदन का क्या मतलब होता है? गाढ़ा बना लेता है उसको, इस द्रव को, वीर्य को गाढ़ा बना देता है ताकि स्पर्म की मोबिलिटी उस वक्त जब वो फीमेल ट्रैक्ट में ना हो तब उनको क्या करे जाए ज्यादा, क्योंकि स्पर्म की तो एक्टिविटी होती है, स्पर्म का तो काम है भागना, तो वो तो बहुत तेज तरीके से भागने की कोशिश करेगा। तो उसकी एनर्जी खत्म ना हो, एनर्जी को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन क्या करता है? उसको स्कंदित करके रखता है। फिर फीमेल ट्रैक्ट में जाने के बाद में फाइब्रिनोलाइसिन जो प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है वो क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? फाइब्रिनोलाइसिन इस सीमन का लिक्विफिकेशन या वीर्य का द्रवीकरण करते हैं। जो वीर्य स्कंदित था उसको द्रवीकरण करेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बात? तो इस तरीके से आपकी जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स है उनको हमने पढ़ लिया है। और चीज अगर मैं बताऊं तो शुक्राशय जो है, शुक्राशय अपनी शुक्राशय नलिका के द्वारा स्खलन नलिका में खुलता है। भाई शुक्राशय जो है वो शुक्राशय नलिका जो बनाएगी, ये शुक्राशय नलिका कहाँ खुलती है? स्खलन नलिका में खुलती है। स्खलन नलिका फिर पेनिस के यूरेथ्रा वाले भाग में खुलती है और वहां से आगे आ जाती है। अरे समझ में आ रहा है क्या बात? अरे बोलो या सुनो। अरे अगर बिल्कुल समझ में आ गया है तो बिल्कुल ये नोट कर लो। उसके बाद में हम आपको बताते हैं स्पर्म के बारे में। सीमन कैसा होता है हमने ये तो पढ़ लिया, इसमें क्या क्या आता है। अब सीमन कितना आता है, कितने स्पर्म होते हैं उसमें, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप एक बार इतना काउंट कर लो, इतना नोट कर लो। अरे बेटा समझ में आ गया क्या? अरे बोलिए सुनो। हाँ जी बेटा जी, हमने बात कर ली दोस्तों किस बारे में कि सीमन है वो उसके अंदर किस क्या क्या रहता है, कौन कौन से द्रव रहते हैं, एसेसरी ग्लैंड से उन सब की बात कर ली। अब बात करते हैं हम सीमन के बारे में। सीमन कैसा होता है, क्या होता है? सीमन को हिंदी में कहा जाता है बेटा वीर्य। अब मैं अगर लिखूं सीमन में क्या क्या होता है तो बेटा सीमन में क्या क्या होता है? एक तो स्पर्म होते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु,
शुक्राणु प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सीमन या वीर्य बनाते हैं। अब बेटा जो ये सेमाइनल प्लाज्मा है, इस सेमाइनल प्लाज्मा में कौन कौन आता है? इस सेमाइनल प्लाज्मा में आते हैं, एक आता है सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड का मतलब शुक्राशय द्रव, सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव होता है उसको प्रोस्टेटिक द्रव या प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है बेटा। और एक आता है काउपर फ्लूइड। तो इन तीनों द्रवों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन तीनों द्रवों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और काउपर फ्लूइड। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सीमन है या वीर्य है उसकी नॉर्मल मात्रा कितनी होती है? वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम का मतलब क्या है? सामान्य आयतन है कि सामान्य आयतन कितना होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति में एक इजाकुलेशन में जो सीमन या वीर्य है उसका सामान्य आयतन कितना होना चाहिए? तो बेटा उसका सामान्य आयतन होता है कितना? 3 से 4 ml पर इजाकुलेशन। इजाकुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्खलन। क्या होता है? नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? 3 से 4 ml पर इजाकुलेशन। अब इसके अंदर स्पर्म काउंट कितना होता है? इस 3 से 4 ml में कितने स्पर्म होते हैं? मतलब एक इजाकुलेशन में स्पर्म कितने होते हैं? तो बेटा इसमें स्पर्म या शुक्राणु की संख्या होती है 200 से 300 मिलियन। और इसी को लिख सकते हैं हम 20 से 30 करोड़। तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पर इजाकुलेशन या पर स्खलन। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु प्रति स्खलन स्खलित होते हैं। मतलब एक स्खलन में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो इन 20 से 30 करोड़, अब एक बार सोचो, हम आगे बताएंगे आपको कि जो स्पर्म होता है उसके अंदर आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो एक बार में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु अगर बाहर निकल रहे हैं तो कितने माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकलते होंगे? कितनी एनर्जी आपकी लॉस होती होगी? अगर बेवजह किया हुआ जो इजाकुलेशन होता है वो कितना नुकसानदायक होता है, जो मैस्टरबेशन है वो कितना नुकसानदायक है, आप ये यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जब एक शुक्राणु के पास में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु है तो उनमें कितने करोड़ माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, कितनी एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है सिर्फ 2 मिनट के एंजॉय के चक्कर में है। मैस्टरबेशन इसलिए नुकसानदायक होता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? एक मैस्टरबेशन में कितना आप नुकसान झेल पाते हो। उसके बाद में ये तो चीज हो गई स्पर्म काउंट। तो यहां से मैं अगर सामान्य स्पर्म काउंट की अगर मैं बात करूं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं क्या? लगभग 100 मिलियन पर ml सीमन। क्या? स्पर्म। शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? लगभग 100 मिलियन या 10 करोड़
1 ml में 3 से 4 ml होता है लगभग, 2.5 से 4 ml, 2.5 से 3 ml ऐसे मानते हैं अपन, है ना। तो 3 से 4 ml का मतलब है 200 से 300 करोड़, सॉरी 200 से 300 मिलियन शुक्राणु उसके अंदर होते हैं, मिलियन स्पर्म, मिलियन स्पर्म पर इजाकुलेशन। एक स्खलन में कितने स्पर्म होते हैं? 200 से 300 मिलियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वॉल्यूम की। हमने बात कर ली नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर स्पर्म कितना होता है, 3 से 4 ml एक सामान्य व्यक्ति का वॉल्यूम होता है, उसमें 200 से 300 करोड़, 200 से 300 मिलियन यानी 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। और अब मैं बात करूं कि जो हमारा सीमन है, जो हमारा सीमन है, उस सीमन के अंदर ये 3 चीजें हमने नोट कर ली। आप एक बार इन चीजों को नोट कर लो। ये सीमन क्या होता है समझ में आ गई, सीमन बराबर स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। अब ध्यान रखना सेमाइनल फ्लूइड अलग चीज है और सेमाइनल प्लाज्मा अलग है। सेमाइनल प्लाज्मा का पार्ट है सेमाइनल फ्लूइड। एक बार एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वहां पर सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में स्टेटमेंट दे दिया सेमाइनल फ्लूइड का और ऑप्शन में दे दिया सेमाइनल प्लाज्मा। बच्चों ने सेमाइनल प्लाज्मा को सेमाइनल फ्लूइड समझ के आंसर कर दिया और आंसर गलत हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन किस में आते हैं? नीट में आते हैं बेटा। अरे समझ में आ रही है क्या बात? तो एक बार आप इसको काउंट लिख लो। ये नॉर्मल चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो स्पर्म काउंट कम हो जाता है, अगर नोट लगा के लिख लेना ये चीज, 2 नोट लिखाऊंगा मैं। एक नोट तो बेटा यह है कि जो वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम होता है, उसमें से लगभग सीमन में लगभग सामान्य आयतन का शुक्राणुओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? एक इजैकुलेशन में 20 से 30 करोड़। सामान्य संख्या के का 60% शुक्राणु फर्टिलिटी यानी नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, सामान्य शुक्राणु नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, मतलब निषेचन के लिए समझ सकते हो। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% शुक्राणु क्या होने चाहिए? सही आकृति, सही आकार व आकृति के तथा उनमें 40%, उनमें से 40% स्पर्म अत्यधिक सक्रिय, अत्यधिक सक्रिय होने चाहिए। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि शुक्राणुओं की सामान्य संख्या का 60% शुक्राणु सामान्य ये नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए सही आकार व आकृति का होना चाहिए। मतलब है वो कोई विकलांग नहीं होने चाहिए, विकलांग नहीं चलेंगे। और उनमें से भी जो 40% शुक्राणु है वो तेज धावक होने चाहिए। धावक, दौड़ना है ना, अभी कंपटीशन में भाग लेना है। कंपटीशन में भाग लेने के लिए कम से कम 40% बच्चे तो धावक तेज होने चाहिए। आप में कंपटीशन तेज कब होगा? आपको पढ़ने में मजा कब आएगा ज्यादा? अरे बच्चा, सबसे ज्यादा मजा पढ़ने का तब आता है जब हमारे बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जिस तरीके से शुक्राणुओं के बीच में नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए शुक्राणु कहता है कि 40-60% सामान्य आकार आकृति के होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सही सलामत होने चाहिए। उनमें से 40% तेज धावक होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपको आपके सिलेक्शन के लिए, आपके
कंपटीशन को मजा करने के लिए, कंपटीशन में मजा लेने के लिए आप में भी 60% सही सलामत होने चाहिए, सिलेक्शन की एग्जाम तक सही सलामत होने चाहिए, तथा 40% उनमें से तेज धावक होने चाहिए, तभी जाकर के आप अपनी पोस्ट को कायम रख पाओगे। तो फंडा एक ही है, बस जगह अलग अलग है, फंडा एक है बेटा। जिस तरीके से शुक्राणु को 60% शुक्राणु के निषेचन के लिए क्या है, 60% सामान्य आकार आयतन सही सलामत होना चाहिए, तथा 40% तेज धावक होना चाहिए कंपटीशन मजबूत करने के लिए। उसी तरीके से आपके भी कंपटीशन को मजबूत करने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए 60% बच्चे सही सलामत, 40% बच्चे तेज धावक होने चाहिए, फिर मजा ही कुछ और आता है दोस्तों। अब देखो, ये नोट लिखना है आपको। उसके बाद में सेकंड नोट क्या लिखना है बेटा जी, सेकंड नोट में इधर लिखा देता हूं। सेकंड नोट लिखना है, क्या लिखना है सेकंड नोट? एक नोट तो आपने ये लिख लिया, उसके बाद में नोट ये लिखना है कि अगर मान लो भैया किसी आदमी में इतना अगर स्पर्म नहीं हो पा रहा है, किसी आदमी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म नहीं है, तो क्या होगा? तो देखो, लेस देन 20 मिलियन से, अगर 20 मिलियन से कम हो, कम शुक्राणु हो, किसमें? एक इजाकुलेशन में, एक स्खलन में, एक स्खलन में। अगर एक स्खलन में किसी व्यक्ति के, एक स्खलन के जो वीर्य होता है उसमें अगर 20 मिलियन से कम शुक्राणु है, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है क्या? ओलिगोस्पर्मिया। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया। और अगर किसी व्यक्ति के सीमन या किसी व्यक्ति के वीर्य में शुक्राणु ही ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? यदि सीमन में स्पर्म अनुपस्थित हो तो उसको क्या कहेंगे बेटा जी? अगर उसको अनुपस्थित होता है तो उसको कहते हैं एंजियोस्पर्मिया। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिया। तो आपको ये नोट में ही लिखनी है बातें। नोट नंबर 1 क्या है? शुक्राणु की सामान्य संख्या का 60% शुक्राणु नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए सही सलामत, सही आकृति आकार का होना चाहिए, तथा 40% उनमें से भी तेज धावक होने चाहिए, अत्यधिक सक्रिय होने चाहिए। नोट नंबर 2 कहता है कि अगर 20 मिलियन से कम हो शुक्राणु एक स्खलन में, तो उस व्यक्ति को कहेंगे हम क्या? उस व्यक्ति को कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। और अगर ये किसी व्यक्ति के सीमन में स्पर्म हो ही ना, तो उन व्यक्तियों को बोला जाता है क्या? एंजियोस्पर्मिया। अरे बता, क्लियर हो रही है क्या बातें? जो सीमन के बारे में बातें की है हमने, कितना नॉर्मल काउंट होना चाहिए नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, वो सब हमने बातें चर्चा कर ली। अब आगे की जो प्रोसेस है, आगे हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं वो हम आगे बताएंगे। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, और आगे का टॉपिक है जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप पढ़ते रहिए, बस जितना पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते रहिए और उसको रेगुलर कॉपी में डाल करके पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ते रहना दोस्त। अगर एनसीईआरटी में कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको स्टडी मटेरियल वहां पर मिल जाएगा। केजीएम कक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ढूंढ लेना। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, आप नए हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जैसे ही अगले दिन आए तो हम आपको सूचित कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे की क्लास में। टाटा, बाय बाय।